हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। महत्वपूर्ण आने वाला है बीपीएससी 72 के लिए, यूके पीसीएस है यूपी पीसीएस जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यूके बीपीएससी में बहुत कम डेज बचे हैं। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण रह सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया और रिविज़न कर रहे हैं, या ऐसे छात्र अभ्यर्थी जिनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। ये वीडियोस उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक छोटी सी जानकारी और कि मैं ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आए हैं या जिन राष्ट्रों के या नरेंद्र मोदी जिन राष्ट्रों में गए हैं उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उनको मैंने करवा दिया है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ। सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है 2026 का ईरान युद्ध और इस्लामाबाद MOU। आपको पता होगा कि फरवरी अंत 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे प्रारंभ किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के बाद 2026 का ईरान युद्ध शुरू हुआ। ईरान द्वारा आंतरिक विरोध प्रदर्शनों में हिंसक दमन और अमेरिकी सैन्य जमावड़ा के बाद अमेरिकी इजरायली हमलों ने दशकों पुरानी दुश्मनी को एक व्यापक और विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध में बदल दिया। चलो आइए देखते हैं वो पॉइंट्स जो कि महत्वपूर्ण रह सकते हैं। महत्वपूर्ण है इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन, इस्लामाबाद MOU। अब इसका नाम इस्लामाबाद MOU को पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस समझौता ज्ञापन पर अमेरिकी समय अनुसार 17 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पेरिस के निकट ऐतिहासिक वर्साई के महल में तथा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान में दूरस्थ डिजिटल हस्ताक्षर किए। तो इस्लामाबाद MOU हुआ है जिसका उद्देश्य इजराइल और ईरान के मध्य संबंधों को सुधार करना है। सुधार तो नहीं हो सकता बट जो संबंधों में डीप जा रहा है उसको रोक देना है, निगेटिव जो हो रहा है उनको रोक देना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ना दिखे। तो इस्लामाबाद MOU में हस्ताक्षर हुए हैं 17 जून। तो 17 जून कैसे याद करो? 17 खतरा, तो खतरा को कम करने के लिए 17 जून को हस्ताक्षर हुए इस्लामाबाद MOU में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा। पेरिस में किया गया है, वर्साई के महल में किया गया है। वर्साई का महल याद करते हुए आपको वर्ल्ड वॉर याद आ जाएगा। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने तेहरान में बैठ के हस्ताक्षर किया, डिजिटल हस्ताक्षर किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दस्तावेज में मध्यस्थी के रूप में हस्ताक्षर किए, तो इसलिए इसका नाम इस्लामाबाद MOU पड़ गया। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने 14 जून 2026 को इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया। लेकिन महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर देते हैं। 14 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 14 बिंदु हैं। अब 14 बिंदु में कुछ पॉइंट्स तो आप बता ही दोगे। जैसे ईरान को आपको पता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, तो उसको कम करना होगा। परमाणु बम बनाने को कम करने की बात की गई होगी। अमेरिका अपनी तरफ से सैंक्शंस न लगाएं, इसकी बात की गई होगी। क्षेत्रीय अखंडता का बढ़ावा देना, ये बात की गई होगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका और उसके क्षेत्र सहयोगी मिलकर ईरान के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $30 बिलियन की एक योजना तैयार करेंगे। 300 बिलियन की योजना तैयार करना है, क्योंकि ईरान को छत विछत अमेरिका द्वारा किया गया है। बाकी इसमें नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो बहुत समय से जिनको पता होगा ईरान के और अमेरिका के मध्य संबंधों की क्या कारण है नकारात्मकता के, वो लोग इसको कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 21 से 22 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में वार्ता का प्रथम चरण स्विट्जरलैंड के वार्गेनस्टॉक में हुआ। स्विट्जरलैंड के मतलब 17 जून 2026 को MOU साइन हुआ। MOU साइन हुआ है तो फिर मीटिंग्स हुई दोनों अध्यक्षों की, दोनों मतलब जो अधिकारी हैं वहाँ दोनों राष्ट्रों के। तो कहाँ पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थता करी, कहाँ पे की है? स्विट्जरलैंड के उसमें करी है, वार्गेनस्टॉक में।
और 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए। अब 2026 में किस तरह से ईरान युद्ध हुआ, कौन कौन से ऑपरेशंस चलाए गए, उनको एक बार देख लेते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक प्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन ईरान पर लागू किया, मतलब इन ऑपरेशंस को चालू किया। एपिक प्यूरी और इजराइल का हो गया रोरिंग लॉयन। ईरान ने कहा कि भैया प्रॉमिस हम अपने आप से करते, तुमसे बदला लेंगे, तो ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 चलाया। अगला इसमें देखिए, इसमें जीसीसी के मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से, मतलब ईरान ने क्या किया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल और जीसीसी के सदस्यों पर भी हमले करे, क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका को सिर्फ टारगेट करना टफ़ है, इजराइल को टारगेट करना टफ़ है, तो इसलिए जो उनके सहयोगी देश हैं उनको टारगेट किया जाए। मतलब छोटे छोटे निशाने बना के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश। फिर ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 चलाया और 28 फरवरी के पहले ही हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमेनी और रक्षा मंत्री अजीज नाजीर जादे सहित 40 से अधिक शीर्ष नेताओं की सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन एपिक प्यूरी, ऑपरेशन लॉयन वाला इन्होंने चालू किया है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस कर लिया। जीसीसी के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखेंगे। अगला है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, 8 मार्च 2026 को अली खोमनेई के बेटे मोजातबा खोमनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। मोजातबा खोमनेई, ये मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था। तो लोग बोलते हैं कि वो प्रमुख बन गया, राष्ट्र अध्यक्ष बन गया, तो बोले बहुत तेरी मौज ही मौज है। बोला मौज नहीं है, गरम तवे में बैठने जैसा है ये चीज़। और आई विल रन, ईरान लिखा है तो ईरान को आप रीड कर सकते हो आई विल रन, तो ईरान को आप रीड कर सकते हो आई विल रन। फिर है अमेरिका और इजराइल ने सीड और डैड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रणनीति का उपयोग कर ईरान की वायुरक्षा प्रणालियाँ S-300 आदि को शुरुआत में अंधा और पंगु कर दिया। मतलब S-400, S-300 रशिया से लिए गए डिफेंस सिस्टम है, इसको उन्होंने तोड़ दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च को अमेरिका ने ईरान के 90% तेल निर्यात खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्यात का केंद्र है खर्ग आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? खर्ग आइलैंड, इम्पॉर्टेंट है। उसको 90% तेल निर्यात के केंद्र खर्ग आइलैंड के 90 से अधिक सैन्य लक्ष्यों पे भारी बमबारी की। हालांकि तेल अवसंरचना को छोड़ दिया। और 18 मार्च को इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पे हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में LNG प्लांट को निशाना बनाया। 2 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, खार्ग द्वीप और दूसरा साउथ पास। साउथ पास और खार्ग आइलैंड, इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से हिंद महासागर में श्रीलंका के निकट ईरानी युद्धपोत IRS को दिना को डुबो दिया। इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मोजेक डिफेंस प्रणाली न्यूज़ में रही थी। भारी हमलों और शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई, जिसका कारण उसकी मोजेक डिफेंस प्रणाली थी। यह एक विकेंद्रीकृत रक्षा नीति है, जिसमें प्रांतीय कमानें स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी कर सकती हैं। फिर लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती के युद्ध में कूदने से संघर्ष लेबनान से लेकर लाल सागर तक एक बहुफ्रंट पे युद्ध के क्षेत्र के रूप में बन गया। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे लॉमेड में स्पोर्ट्स हॉल और तेहरान के पास मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे करज B1 ब्रिज को नष्ट कर दिया, जहां ईरानी लोग नववर्ष मना रहे थे। करज B1 ब्रिज, ऐसे पूछेगा करज B1 ब्रिज न्यूज़ में था
क्यों न्यूज़ में था? ईरान में है, यहाँ पे नववर्ष मनाया जा रहा था, सिजदा भी दर, और वहाँ पे उन्होंने हमले कर दिए। अगला है युद्ध में यूनेस्को विरासत स्थल जैसे गोलिस्तान पैलेस और चेहले सोतून को नुकसान पहुंचाया गया। तो यूनेस्को की इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट गोलिस्तान पैलेस और चेहल सोतून को नुकसान पहुंचाया गया, और तेहरान का प्रमुख यहूदी स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया जिसका नाम था रफीनिया सिनेगॉग। हार्मुज जलडमरू आपको पता ही है महत्वपूर्ण है। दुनिया का समुद्र से होने वाला 25% तेल व्यापार और लगभग 19 से 20% LNG व्यापार हार्मुज के माध्यम से होता है। बॉब एल मंडेब है, ये एक बार आप देख लीजिए, ये किन दो सागरों के मध्य है? बॉब एल मंडेब जलडमरू लाल सागर को अदन की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री मार्ग है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। फिर इसमें इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो कुछ नहीं है, फिर नाकेबंदी हुई इस तरह से ही। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस शुरू किया। इजराइल ने लेबनान में कौन सा ऑपरेशन? इजराइल ने लेबनान में कौन सा ऑपरेशन लागू किया? इटर्नल डार्कनेस, क्योंकि लेबनान ईरान का सहयोगी के रूप में उभर रहा था, जिसके तहत हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन डार्कनेस, इटर्नल डार्कनेस। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया, जिसके तहत हार्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया, परंतु अगले ही दिन इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम हार्मुज को मुक्त करने के संबंध में था। इस टॉपिक में इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, प्रोजेक्ट फ्रीडम और विरासत यूनेस्को साइट्स गोलिस्तान पैलेस, चेहेल सोतून और हार्मुज जलडमरू। और महत्वपूर्ण रहेगा इस टॉपिक में कहाँ पे मीटिंग हुई थी? स्विट्ज़रलैंड के बार्गेन स्टॉक में फर्स्ट मीटिंग हुई है। ऑपरेशन एपिक प्यूरी, रोरिंग लॉयन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस, मौजेतबा खोमनेई, नए राष्ट्रपति, नए प्रमुख अध्यक्ष, मोजेक डिफेंस, और कौन कौन से क्षेत्र थे जो जैसे साउथ पार्स हो गया, खार्ग आइलैंड हो गया, ये महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे अगले टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।